आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के हरियाणा HCS 2023 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले हम समझें कि जनरल साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब जनरल साइंस के अंदर बेसिकली 4 चीज़ें आप कह सकते हैं आती हैं। एक आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, एंड साथ में जो साइंस एंड टेक आता है उसको भी आप ले सकते हैं। साइंस एंड टेक एक अलग से हम लेते हैं। साइंस एंड टेक होता है जैसे जो डिफेंस की न्यूज़ आ गई, ठीक है, और जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। एक स्टैटिक होती है जैसे फिजिक्स की 8 to 10th की स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो NCERT हैं उनकी जो आती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, साइंस एंड टेक भी आपको आता है और जनरल साइंस भी आता है। पर जो जनरल साइंस है उसकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा है। UPSC में क्या है, UPSC में जो साइंस एंड टेक है उसकी वेटेज ज़्यादा है। इसमें क्या है, इसमें जनरल साइंस की वेटेज ज़्यादा है। तो अराउंड 20-25 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। 19 के पेपर में आप देखोगे 25 क्वेश्चन आए हुए हैं जनरल साइंस से। तो 1/4 पेपर आपका आ रहा है जनरल साइंस से। तो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिजिक्स के, ठीक है, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसमें फिजिक्स कैसे आती है, फिजिक्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, फिजिक्स में PhD भी होती है। तो अब इसमें फिजिक्स कैसे आती है, अप्लाइड फिजिक्स आती है। जो हम आसपास देखते हैं चीज़ें, उन चीज़ों को लेके फिजिक्स पूछी जाती है। तो अब आप ये जो हमने क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके पास, वैसे ही क्वेश्चंस हैं कुछ कि जो अप्लाइड फिजिक्स है उसको हम यूज़ करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल बाय रोल्स ऑन लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, द बॉल कम्स टू रेस्ट, द बॉल स्लोज टू स्टॉप बिकॉज। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर बॉल है, क्रिकेट की बॉल है, तो बॉल रुक के जाती है। आपने कभी सोचा इस बारे में कि हम जैसे फील्डिंग करते हैं, फील्डिंग से पहले भी कभी कार बॉल रुक जाती है, शॉट मार के बॉल रुक जाती है। तो बॉल क्यों रुकती है? बॉल रुकने का कारण क्या है कि फ्रिक्शन होती है। हम चल क्यों पाते हैं? सेम आंसर है इसका भी, क्योंकि फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल भी ना पाए। तो फ्रिक्शन जो है, जैसे अब बर्फ़ है, अब बर्फ़ पे क्या कोई चल सकता है? बर्फ़ पे आप नहीं चल सकते, आप फिसल जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होती, फ्रिक्शन कम होती है। अगर सड़क पे बारिश हो जाए, ठीक है, अगर सड़क पे बारिश हो जाए तो हम जनरली कहते हैं कि गाड़ी जो है फिसलने का डर रहता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो है बारिश से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाती है, पानी स्लिपरी, जो रोड है वो स्लिपरी हो जाती है। क्यों होती है? उसका रीज़न ये है कि टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है। तो अब मैं आपको इसमें बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और डिटेल में भी हम इसको पढ़ सकते हैं, पर वो नहीं हमने करना, हमने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करना है इसको। तो उतना ही मैं आपको बताऊंगा जितना, जिससे आपका क्वेश्चन हो जाए बेसिकली और आपको समझ आ जाए बात की, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यही था कि अब क्यों रुकती है, आपको क्लियर हो गया। देयर इज अ फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स। फ्रिक्शन कब पिक्चर में आती है? फ्रिक्शन तभी पिक्चर में आती है जब कोई चीज़ हम मूव करने की कोशिश करते हैं। कोई चीज़ को मूव करने करते हैं तो उसको अपोजिंग जो है वो, उसको अपोजिंग में करने को जो चीज़ आती है उसको कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। हर चीज़ में आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हो कि हर चीज़ में क्या होता है, इनर्शिया होता है। मान लो जैसे आपको सुबह उठना है, जल्दी उठना है, तो आपका मन नहीं करेगा उठने का। क्यों? क्योंकि एक इनर्शिया होता है, हमारा जो इनर्शिया बना हुआ है उस चीज़ के लिए, ठीक है। जो कोई भी बॉडी है जिस स्टेट में है वो उस स्टेट में ही रहना चाहती है। उसको उस स्टेट से अगर हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस आएगी। तो उस रेजिस्टेंस को, जब वो रेजिस्टेंस, उसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो जो सरफेस के बीच में जो आती है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही तरह तरह की विस्कोसिटी भी है, वो लिक्विड्स में आती है फ्रिक्शन, उसको विस्कोसिटी कहते हैं। अब ये मैं आपको धीरे धीरे करके सारा कुछ समझा दूंगा, बेसिक समझेंगे, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके लिए आप इस चीज़ को समझो कि हमें PhD नहीं करनी है फिजिक्स में, हमें सिर्फ बेसिक क्वेश्चन, बेसिक चीज़ें समझनी है कि आपको कंसेप्ट आ जाए, ठीक है। तो जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक फ्रिक्शन फोर्स है जिसके कारण वो रुक रही है बॉल, ठीक है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो बॉल जो है कॉन्टिन्यूसली चलती रहती, कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती। तो आपने एक नया जो कंसेप्ट सुना होगा, टेस्ला लेके आ रही है, ठीक है। तो टेस्ला क्या लेके आ रही है? पॉड्स लेके आ रही है, हाइपर पॉड्स। कभी आप सर्च करना गूगल पे कि हाइपर पॉड्स क्या है। उसमें वो क्या कर रहे हैं, जो एयर की फ्रिक्शन है उसको नेग्लिजिबल कर रहे हैं। अगर हमने फ्रिक्शन कम कर दी तो हमारे लॉसेस कम होंगे। लॉसेस कम होंगे तो क्या होगा, हम बहुत अच्छी स्पीड्स, 800 किलोमीटर/आवर की स्पीड वो है टेस्ला की जो है पॉड्स, हाइपर पॉड्स जो हैं वो अचीव कर पा रहे हैं, कर सकते हैं। तो ये मतलब एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है कि हम फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकें,
ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा इसमें कि ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे आपके ऊपर बोट के ऊपर आपने पैर रखा, तो बोट से आप जंप मारते हो तो बोट पीछे को जाती है, आप आगे को जाते हो, तो इसमें एक न्यूटन का लॉ वर्क करता है। वो कौन सा लॉ है? ठीक है, अप्लाइड क्वेश्चंस की तरफ आपने देखना है, एप्लीकेशंस आती हैं फिजिक्स की, आपको हमेशा कोशिश करना है एप्लीकेशंस समझनी है। ठीक है, तो अगर जैसे गन यूज करते हैं हम तो वो रिकॉइल होती है, तो ये कौन सा लॉ है? इसको आप ब्रैकेट नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये कौन से लॉ के अगेंस्ट ये होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन स्टार्टिंग अ लोडेड कार्ट वन हैज टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग। तो इसमें भी सिमिलर कंसेप्ट लगता है। अब इसमें थोड़ा सा आपको बताऊंगा मैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, आप बेसिकली ऐसा याद रखिए इसको कि कोई भी काम जो है स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जो रुके रुके को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है उसको स्टैटिक कहते हैं, और जो चलते हुए को स्टॉप करती है चीज, जो रोकती है चीज, उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होती है और काइनेटिक फ्रिक्शन कम होती है। तो अब क्या लिखा है, इन स्टार्टिंग अ लोडिंग कार्ट, कि अगर कोई कार्ट है, ठीक है, भारी भरकम है, उसको स्टार्ट करने के लिए एक बार स्टार्ट धक्का लगाने के लिए हमें ज्यादा लगेगी, एक बार चल पड़ा हो तो हमें कम लगाना पड़ेगा। इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, तो इसी चीज यही कंसेप्ट है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का और काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द देयर इज लेस फ्रिक्शन वंस द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं हम। अब क्वेश्चन आ गया, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। अब ये इतना सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा दिखने में, बट बहुत इसमें कंसेप्ट छुपा है। इलेक्ट्रिक पावर इज, इलेक्ट्रिक करंट इज, अगर इतना सा फर्क आ जाए तो आंसर बदल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एम्पियर क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, कूलम क्या होता है, वॉट क्या होता है। ठीक है, इसको आप सिंपल समझे पाइप की तरह। पाइप का एग्जांपल लें, पाइप से अच्छा आपको इसको समझ नहीं आएगा। सबसे बेस्ट तरीका है इसको समझने का। तो पाइप, जो हम पानी घर के अंदर पाइप आती है, ठीक है, पाइप आती है। अब पाइप अलग अलग शेप्स की हो सकती है। तो अगर हमारी पाइप सर्कुलर है, ठीक है, उसमें कास्ट आयरन की गैल्वेनाइज्ड पाइप, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको बस में। ठीक है, तो कास्ट आयरन की पाइप है या कोई भी पाइप है, तो उसकी अलग अलग रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, अलग अलग रेजिस्टेंस रहती है। तो ऐसे सिमिलरली हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो तार है, इलेक्ट्रिक करंट्स हैं, उसमें अलग अलग रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं हम। ठीक है, वो दिखती नहीं हमें, इसलिए हमें समझना मुश्किल है। पानी पाइप के एनालॉजी करना आसान है क्योंकि हमें पाइप दिखती है। ठीक है, तो अब उसमें जो पानी पास कर रहा है, ठीक है, उसको आप प्रेशर की तरह ले सकते हो। पानी हमेशा कहाँ मूव करता है, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ऐसे ही जो करंट है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करेगा। ठीक है, अब कोई भी चीज़ है, मान लो जैसे कोई पहाड़ पे बैठा है, पानी का, अब मान लो जैसे ग्लेशियर्स, माउंटेन्स हाई लेवल पे हैं, तो अब वो बर्फ पिघलेगी तो पानी अपने आप नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप मूवमेंट होगी। क्यों हो रही है मूवमेंट ये? क्योंकि उसके पास पोटेंशियल है मूव करने का। ठीक है, ऐसे ही इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, करंट में भी ऐसा होता है, उसको हम कहते हैं एक तरफ कर चार्जेस ज्यादा है, एक कम्युनिटेड, एक तरफ चार्जेस कम है, तो हायर चार्ज से लोअर चार्ज की तरफ मूवमेंट चलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, इसको आपको मैं बहुत लेमैन टर्म्स में समझा रहा हूँ। ठीक है, टेक्निकल नहीं जा रहे हम बहुत ज्यादा, ताकि आपको अगर टेक्निकल चला गया हमें तो आपको थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपने बस सिंपल कीवर्ड्स याद रखने हैं कि एम्पियर। ठीक है, एम्पियर क्या होता है, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो होता है एम्पियर। एम्पियर क्या है, बेसिकली जो करंट मूव कर रहा है, जो आपको जैसे आप टच कर दो लाइव वायर को, जो करंट फील होता है उसको हम कहते हैं। ठीक है, वो उसको मेजर क्या करते हैं, हम एम्पियर से मेजर करते हैं। अब इनको हमने कोई भी चीज है जो उसको हम मेजर करेंगे ना, तभी हमें पता लगेगा। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं साइंस में, जो 7 उनको हमने बेसिक उनको डिफाइन कर लिया। बाकी सारे यूनिट्स जो हैं वो हमने उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स से डिफाइन, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हैं जिनको हमने डिफाइन किया हुआ है। उनके बेस पे हम बाकी सारी चीज़ों को, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपको ध्यान होने चाहिए कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वॉट। अब वॉट क्या है, वॉट, अब पानी है, अब मैंने आपको पानी का एग्जाम्पल दिया था, पाइप है। अब पाइप का आपने पानी भेजना है, यहाँ से आपने मान लो ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर भेजना है, कैसे जाएगा, मोटर से जाएगा। तो उस पानी को भेजने के लिए मोटर क्या करेगी, मोटर अपनी पावर कंज्यूम करेगी। ठीक है, सिमिलरली जो ये पावर कंज्यूम करेगी इसको हम मेजर कर सकते हैं।
तो इसको ये भी मोटर किस में आती है, BHP में, HP में मोटर आती है, ये वॉट में आती है। ठीक है, अभी हम HP में देखेंगे क्या होता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं वॉट। समझ रहे हो, एम्पियर और वॉट में फर्क आपको पता लग गया। जो पावर का यूनिट है वो वॉट है, और जो चार्ज है वो एम्पियर है। ठीक है, वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने बताया ना कि यहाँ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वो जा सकता है, उसको जाने का रास्ता मिलेगा तो वो जाएगा, तो वो क्या है, वोल्ट। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखें। तो वोल्ट को मेजर करते हैं हम जूल से। ये दिखती नहीं है चीजें, इसलिए थोड़ा लगता है कि याद क्या चीज है। एक होता है कूलम। कूलम बेसिकली क्या चीज है, कूलम इज एम्पियर सेकेंड। आप ऐसे याद रख सकते हो, वन कूलम इज 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, तो कूलम बेसिकली एक डिराइव्ड यूनिट है। कूलम इज नॉट एन एक्चुअल यूनिट, इट इज अ डिराइव्ड यूनिट। एम्पियर बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, उसमें से हमने डिराइव करी है कूलम। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरिड बाय करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड। कि 1 सेकेंड में एक तार में से 1 एम्पियर करंट जो निकल जाए उसको कूलम कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मेजर होते हैं, 6 की पावर 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फिर वही ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। तो आपको सिंपल यही याद रखना है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन हॉर्स पावर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आया था हॉर्स पावर वाला, कि हॉर्स पावर क्या है। तो ठीक है, हॉर्स पावर का कंसेप्ट आया क्यों, हॉर्स पावर का कंसेप्ट इसलिए आया था क्योंकि ट्रेन्स जो हैं, ट्रेन्स को जिसने ट्रेन्स को इन्वेंट किया था वो चाहते थे कि हम कंपैरेटिव, कि उस टाइम पे क्या होता है, लंदन में कहीं भी जो है घोड़े से मूवमेंट होती थी। तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारा जो है ट्रेन का जो इंजन है वो 10 घोड़े के बराबर है, ऐसा दिखाना चाहते थे वो। ठीक है, इस कारण जो है हॉर्स पावर का टर्म आया था। और ऐसा नहीं है कि एक घोड़ा जो है, लोगों को लगता है कि 1 हॉर्स पावर का मतलब ये है कि एक घोड़े की 1 हॉर्स पावर की कैपेसिटी होती है काम करने की। ना, एक घोड़ा 15 हॉर्स पावर तक भी जो है काम कर सकता है, इतनी पावर जनरेट कर सकता है एक घोड़ा। तो आपको ये नहीं, मतलब वो मिसनॉमर लोगों ने बनाया हुआ है कि हॉर्स पावर की असली डेफिनेशन जो है, असली डेफिनेशन यही है कि 550 पाउंड का जो आइटम है उसको लिफ्ट करना 1 फुट इन 1 सेकंड में, 1 फुट लिफ्ट करने के लिए जो पावर लगती है उसको हॉर्स पावर कहते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने वैसे बता दिया, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। आपको जो याद पेपर में आएगा वो क्वेश्चन ये आएगा कि एक क्या बोलते हैं वॉट में कितने क्या बोलते हैं हॉर्स पावर होते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आएगा कि एक हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वॉट होते हैं। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कहाँ से आई है, इसकी कैलकुलेशन, इसको अगर आप वॉट उसमें आप इसको आप जो है हमारा SI सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किलोवाट कितने होते हैं, तो 0.746 किलोवाट होते हैं और 746 वॉट होते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, इसको आप कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको समझ आ गया तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट डज नॉट हैव अ यूनिट। तो अब ये ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपसे मैं पूछूं कि मुर्गी पहले आया था कि अंडा। ठीक है, वही बात है ये कि स्ट्रेस पहले आया था कि स्ट्रेन पहले आया था। स्ट्रेस और स्ट्रेन होता क्या है, थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा मैं बस, कि बेसिकली कोई भी लेंथ है, मान लो कोई भी हम 1 मीटर की लेंथ ले। अब क्या होता है, जब गर्मियाँ होती हैं या सर्दियाँ होती हैं, ठीक है, तो एक्सपेंशन होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। आप किसी चीज़ को हीट करो तो वो एक्सपैंड दूर दूर जाना चाहेगी। आप देखो, आप गर्मियों में दूर दूर रहना चाहते हो, सर्दियों में क्या होता है, सब पास पास आना चाहते हैं, ठंड होती है। ठीक है, सिमिलरली मटेरियल्स के साथ भी होता है। तो अगर एक रॉड है, अगर वो एक्सपैंड होना चाहेगी तो क्या होगा, अगर हम उसको हीट करेंगे तो एक्सपैंड करना चाहेगी वो, तो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। तो मान लो अगर ये रॉड थी, उसकी लेंथ चेंज हुई, ये हो गई, तो जो उसकी लेंथ चेंज हुई है, ठीक है, और उसकी ओरिजिनल लेंथ से हम उसको डिवाइड कर लें, हम बेसिकली कोई चीज़ छोटी या बड़ी कैसे कह सकते हैं, हम किसी कंपैरिजन में कहेंगे ना, आप छोटे हो, आप कैसे छोटे हो, किसके बेस पे छोटे हो, आप किसके लिए छोटे हो, आप कोई बेस पॉइंट रखोगे, आप कह ही नहीं सकते। किसी के लिए 2 सेंटीमीटर भी बड़ा हो सकता है और किसी के लिए 10 मीटर भी छोटा हो सकता है। ठीक है, तो वो कैसे हम मेजर करेंगे, हमेशा रिलेटिव टर्म्स में मेजर किया जाता है हाइट को। तो उस चीज़ को मेजर करने के लिए हमने ये कंसेप्ट लिखा है स्ट्रेन का, कि कोई चीज़ की लेंथ चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल का मतलब क्या, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ की यूनिट क्या होता है, मीटर, नीचे भी आके आ जाएगा मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो बेसिकली क्या होगा कि एक डायमेंशनलेस यूनिट बन जाएगी।
तो स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस है। अगर स्ट्रेन आएगा तो स्ट्रेस आएगा बॉडी में, ठीक है। सिमिलरली आप कह सकते हो कि स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेन आएगा। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है, एक टर्म आती है यंग्स मॉडुलस करके, ठीक है, यंग्स मॉडुलस करके, उससे वो टर्म हम जनरेट करते हैं। पर वही मैं आपको कह रहा हूँ, उसमें नहीं जाना आपने। तो आपने बस ये याद रखना है कि विच डज नॉट हैव अ यूनिट स्ट्रेन, फिर वो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे मेजर करते हैं, इसमें आपको यही याद होना चाहिए कि वोल्ट मीटर, एमीटर, ये सब क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली एक एक टर्म एक एक लाइन में आप याद रखें, ज़्यादा मत एनर्जी इसमें दें। एमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। वोल्ट मीटर किस लिए, पोटेंशियल डिफरेंस। अब वोल्ट और वोल्टा में फर्क आ सकता है पेपर में, कंफ्यूजन यही आएगी, कंफ्यूजन यही आएगी। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्टा क्या होता है। वोल्टा मेजर बेसिकली आपको फोटो से दिखेगा, आपको कि अलग ही चीज़ है बिल्कुल। देखो ये एमीटर है, म्यू एम्पियर, म्यू ये म्यू लिखा हुआ है, म्यू म्यू होता है माइक्रोन्स, ठीक है, म्यू माइक्रोन्स होते हैं। माइक्रोन्स आप कमेंट में बताओगे माइक्रोन्स जो है क्या यूनिट होती है। माइक्रोन की 10 टू पावर माइनस कितना होता है, कितने मीटर होता है माइक्रोन, ठीक है। एमीटर ये कहता है वोल्ट मीटर, वोल्टेज चेक करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने के लिए। ये होगा वोल्टामीटर, वोल्टामीटर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो होते हैं उसके लिए होता है, तो इसका कंसेप्ट ही अलग है। और पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। बेसिकली वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या फर्क है। वोल्टमीटर बेसिकली कि वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें से करंट नहीं बहता, पर वो पोटेंशियोमीटर की क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कम होता है, तो वो वेरिएबल होता है, तो उसमें कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो करंट उसमें पास भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये होता है बेसिकली। तो उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको याद रखना है कि अगर 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट का पूछा है तो पोटेंशियोमीटर, अगर पूरे सर्किट का पूछा है या आपको सिंपल आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एज अ होल, तो हम वोल्टमीटर देंगे, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगला क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर जो है, हाँ, तो ये आ गया विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हो गया हमारा हो गया बारोमीटर, सिंपल, ठीक है। आप वही नाम याद रखने। हाइड्रोमीटर क्या है, डेंसिटी के लिए, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। मैनोमीटर किस लिए, प्रेशर के लिए। हाइग्रोमीटर के लिए रिलेटिव डेंसिटी के लिए, ठीक है। फिर से करते हैं, हाइड्रोमीटर क्या होगा, डेंसिटी के लिए। बारोमीटर किसके लिए हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। मैनोमीटर किस लिए हो गया, ठीक है, प्रेशर के लिए, प्रेशर ऑफ क्या हमने सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में मेजर करनी है प्रेशर। हाइग्रोमीटर की हो गया तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए। तो आप याद रखना, रिलेटिव डेंसिटी के लिए क्वेश्चन आता है, क्या यूज करते हैं हम, हाइग्रोमीटर यूज करते हैं या हाइड्रोमीटर यूज करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी के लिए यूज करते हैं हम हाइग्रोमीटर। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड है ये, और हमेशा पेपर में बंदे कंफ्यूज होते हैं। वोल्ट और वोल्टा में होता है, और हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में होता है। तो अगर आपसे पूछे डेंसिटी तो हाइड्रो, रिलेटिव डेंसिटी तो हाइग्रो, ठीक है। नेक्स्ट चले, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये एक एक्सपेरिमेंट बंदे ने किया था आईफिल टावर के ऊपर चढ़ के। आपको क्वेश्चन बताता हूँ, एक पीसेस ऑफ इक्वल साइज ऑफ वुड्स, वैक्स एंड आयरन फॉलिंग फ्रॉम द सेम हाइट व्हिच विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ फर्स्ट। तो मान लो अगर कोई किसी बिल्डिंग से हमने एक फेदर को गिरा दिया, ठीक है, फेदर कितना लाइट होता है, और एक लक्कड़ को गिरा दिया, लक्कड़ के पीस को, ठीक है, अपने फोन को गिरा दिया आपने, तो जमीन पे कौन पहले आएगा, जमीन पे कौन सी चीज पहले आएगी, आप बताओ मुझे। तो आपको लग रहा होगा कि जो भारी चीज है, ठीक है, हमें तो ये लगता है सोचने में कि जो फेदर है वो आराम आराम से नीचे आएगा, और जो भारी चीज है वो एकदम से नीचे आ जाएगी, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। जो फिजिक्स के लॉज ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सेम है सबकी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जहाँ से हमने छोड़ा वहाँ पे सेम है। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी की फोर्स है, और टाइम t है, ठीक है। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी दोनों की सेम होगी, और जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो भी सेम कवर किया होगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। एस यू 0 हो गया तो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। तो ए क्या है, बेसिकली ग्रेविटी होती है, जो ग्रेविटी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो सेम है, टाइम टेकन सेम है, तो डिस्टेंस कवर सेम होना चाहिए। तो आप सोच रहे हो कि एक फोन और एक पत्थर और एक फेदर दोनों हाइट से अगर सेम हाइट से गिराए जाए तो वो एक टाइम पे नीचे पहुंचेंगे, बट ऐसा क्यों नहीं होता, प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्शन होती है। अब फेदर पे फ्रिक्शन अलग लगेगी, लकड़ पे पीस पे अलग लगेगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन अलग अलग लगती है, साइज के हिसाब से लगती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तब बराबर होगा,
ठीक है। तो इस चीज़ का क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ए रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल हो, ये कंडीशन है, ठीक है, तब वो रीच एट द सेम हाइट टाइम होएगा। अब अगला क्या है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। सिंपल क्वेश्चन, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g। थोड़ा सा कभी कुछ फॉर्मूले याद रखने। बेसिकली क्या होता है टाइम पीरियड, किसको कहते हैं पेंडुलम का, कि एक मूवमेंट यहाँ से वापस आके यहाँ तक वापस आने की, इसको कहते हैं टाइम पीरियड, कि यहाँ से पूरा मूव किया, घूमा, वापस आया, तो इसको कहते हैं पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो 2π√L/g फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अब इसमें सिंपल डाल के देख लो आप, 2π√L/g। तो लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, और मास पे भी। तो अब एक चीज़ इससे और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि भारी हो पेंडुलम या हल्का हो, ये फर्क ही नहीं पड़ता, टाइम पीरियड दोनों का सेम रहेगा। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप सोचो इस चीज़ को, टाइम पीरियड पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो आपको मतलब फिजिक्स में कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती हैं कि बंदा जो लॉजिकल कुछ और लगता है पर एक्चुअल कुछ और होता है, ठीक है। तो आपने इसका ध्यान रखना है, 2π√L/g फॉर्मूला होता है पेंडुलम का। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट विस्कस। तो हमने पहले भी बात की थी विस्कोसिटी की। विस्कस क्या होता है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी एक तरह की फ्रिक्शन है। विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस टू फ्लो। हमने पहले फ्रिक्शन की बात की थी, वो सरफेस किस केस में की थी, अगर वो सरफेस पानी हो जाए, वो लिक्विड हो जाए, तो अब पानी के अंदर आप तैर रहे हो, ठीक है, अगेंस्ट द करंट तैर रहे हो, तो आपको एक मुश्किल आएगी। अगर आप इमेजिन करो, आपको मैं हनी के अंदर डाल दूँ, हनी के अंदर आपको कहूँ मैं एक पूरा बाल्टी हो हनी की, उसमें आपको कहूँ कि आप स्विम करके दिखाओ, तो आप कर पाओगे इजीली। अगर जब आप हनी को आप एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डालते हो, कितना मुश्किल होता है डालना, और वही पानी का ग्लास एक ग्लास से दूसरा डालना कितना ईजी होता है। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी का फर्क है। इसी चीज़ को हमें समझना है कि विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है। विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रेजिस्ट द ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन ऑफ अ शेप, कि आप उसकी शेप चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो, ठीक है। लिक्विड क्या होता है, आपसे मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, पानी जो है, आप कहते हैं पानी लिक्विड है, तो फिजिक्स में इसको डिफाइन करते हैं कि इसके पास शेयर रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं लिक्विड। तो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, हम सिंपल समझेंगे कि जो रेजिस्टेंस, जिसको जो रेजिस्ट ज़्यादा करेगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो हनी की विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो रेजिस्टेंस ज़्यादा देगा फ्लो करने की। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल, ठीक है, हनी हो जाएगा। हनी सबसे ज़्यादा, तेल है, तेल को आप डालते हो, आप बस इमेजिन करना है एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डालना है, अल्कोहल, ठीक है, ग्लास, ठीक है, पे का ग्लास एक ग्लास से दूसरे डाल में डालना है, ईजी है। गैसोलीन डालना ईजी है, हनी डालना मुश्किल है, तो इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच।